हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन सीरीज़ मिशन 3000 उसमें फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, क्लास 10th की बेसिकली आईसीएसई बोर्ड के लिए। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। बेटा मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लो। जब एक टाइम बाद आपको लगे कि हाँ ये चैप्टर मेरा तैयार हो गया है, या अगर आप अच्छे से भी ना पढ़ो तो एटलीस्ट आपको इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, कैसे कैसे हुई हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद आप इस सारे क्वेश्चंस को लगाओ, आपको तब जाके इन सब क्वेश्चंस का फ़ायदा होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे ना तो मेरी बात मानो, ये आपको नहीं फ़ायदा करेगा। ठीक है, और अगर फिर भी आप इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हो तो एटलीस्ट एक बार यूट्यूब पे इतने वन शॉट वीडियो पड़े हैं, आप एटलीस्ट उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता देता हूँ, चीज़ें बताता हुआ चलूँगा, लेकिन अगर आप पहले से पढ़े रहोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। क्या लिखा है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है बेटा? बेसिकली समझो वर्क क्या होता है। वर्क बेटा बेसिकली कहते हैं काम को, काम करने को। वर्क क्या होता है बेसिकली? वर्क बेसिकली ये चीज़ है बेटा कि आपने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने की वजह से वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई, यानी डिस्प्लेस कर गई, यानी उस चीज़ ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, तो उसको आप क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ठीक है, आपने किसी एक चीज़ पर फोर्स लगाया, आपके फोर्स लगाने की वजह से वो चीज़ जिस पर आपने फोर्स लगाया है वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो उसी को आप क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ओके, तो वर्क अगर बेसिकली देखा जाए तो W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। W क्या है? आपका वर्क है, F क्या है? फोर्स है, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉक्स रखा था, आपने इधर से फोर्स F लगाया, ये बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो गया। समझ रहे हो बेटा? ये बॉक्स आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, यहाँ पे, और मान लो इसने डिस्टेंस D किया या डिस्प्लेसमेंट D कवर किया है। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। ये क्या हो गया आपका? न्यूटन मीटर। समझ रहे हो ना अच्छे से? ओके, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट होती है वर्क डन की, एसआई यूनिट, वो न्यूटन मीटर नहीं होती, उसको आप इकट्ठा करके एक नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं जूल। JOULE। इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से। क्लियर है ना? एक चीज़ आप ये जान लो, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है वर्क की। दूसरी डेफिनेशन ये है कि जैसे मान लो ये था आपका, ये आपका क्या है? स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर कोई ये बॉक्स रखा है, आपने इस बॉक्स पे फोर्स इस तरफ लगाया, यानी इधर लगा रहे हैं फोर्स, सामने की तरफ। ठीक है, और बॉक्स आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर गया। समझ रहे हो? इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है D, यानी फोर्स इस बार आपने सामने की तरफ लगाया, लेकिन बॉक्स सामने ना जा करके ऊपर की साइड चला गया, यानी थोड़ा सा एंगल। देखो, बॉक्स पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और डिस्टेंस बॉक्स ने कवर किधर किया है? ऊपर की तरफ, यानी बीच में एक एंगल बन गया। इस एंगल को अगर आप थीटा मान लो, इस एंगल को क्या मानो? थीटा मान लो, तो वर्क डन का एक नया फार्मूला हमको मिलता है जो होता है W इज इक्वल टू F इंटू में D cos थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला मिलता है। ये फार्मूला कब का है? आपने फोर्स एक तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स के डायरेक्शन में ना होकर के थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यानी एंगल बना के डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उस केस में वर्क क्या हो जाता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, तो ये है बेटा बेसिकली वर्क के बारे में। समझ रहे ना? चलो अभी 3 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। थोड़ी बहुत चीज़ें और समझ लो। ये थीटा एंगल होता है, ठीक है, और थीटा के हर एंगल के लिए कॉस की वैल्यू डिफाइन है। बेसिकली मैं हर एंगल तो नहीं कहूँगा, ऑल्दो डिफाइन है, डिफाइन थीटा के हर एंगल के लिए वैल्यू है।
ठीक है। लेकिन जो हमें याद रखनी है वो बेसिकली 5 एंगल के लिए याद रखनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैं लिख भी देता हूँ। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है, √3/2 होती है, समझ रहे हो। cos 45 डिग्री की होती है 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ओके, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, आगे काम आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर डी लिखा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है, समझो थोड़ा सा, कि अगर आप इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो है ऐसे गए हो, मान लो ऐसे घूम घाम के गए हो, ठीक है, तो आपने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जाने में, उसको आप डिस्टेंस कहोगे। समझ रहे हो ना डिस्टेंस क्या होता है, जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया उसको क्या कहोगे, डिस्टेंस कहोगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए से लेके बी तक का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, तो उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे। यानी जो ये वाला हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो सबसे छोटी पाथ है ए को बी से कनेक्ट करने के लिए, उसको डिस्प्लेसमेंट कहोगे। और जो एक्चुअल पाथ है जो आपने कवर किया उसको उसको डिस्टेंस कहोगे। एक बार फिर से समझ लो, जितना आप एक्चुअली चले हो उसको डिस्टेंस कहोगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ए और बी को जो जोड़ रही है उसको डिस्प्लेसमेंट कहोगे। डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी 5 मीटर 10 मीटर ऐसे। डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। समझ रहे हो ना। चलो, तो एक बात ध्यान रखना, वर्क डन में हमेशा हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही प्रोडक्ट दिखाते। तो स्टूडेंट देखिएगा, स्टूडेंट मैंने दोनों क्वेश्चन और बता दिए थे, लेकिन वही है कि वीडियो बंद हो गया था किसी वजह की वजह से, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, आसान क्वेश्चन है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो मैंने बता दिया था। एसआई यूनिट ऑफ वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको जूल होती है, तो जूल पे लगा दिया। 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे ऐसी चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो समझना बेटा, यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁵ जब इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यानी 1/10⁵ न्यूटन। और 10⁵ को जब ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी 10⁻⁻5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन हो जाएगा। 1 डाइन की जगह 10⁻⁻5 न्यूटन लिखा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहने दिया। समझ गए हो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा बेटा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझना अच्छे से। कह रहा वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन, वर्क डन पॉजिटिव क्या होता है, यानी कब होता है। ठीक है, तो एक बात समझो बेटा, जब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी आपकी बॉडी का हो रहा है तो आपको वर्क डन क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना पड़ेगा, साइन एंड कन्वेंशन के हिसाब से। मैंने क्या कहा, जिस डायरेक्शन में आप बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बॉडी का तो उसको आप पॉजिटिव वर्क डन कहोगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है, इस पर आपने फोर्स आगे की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हुआ, बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो इस फोर्स को आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, हो गया आपका, समझ गए अच्छे से। देखिए फिफ्थ वाला देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, समझो क्या होता है। ये आपका है ग्राउंड लेवल या सी लेवल कह लो, सी लेवल कह लो या कह लो ग्राउंड लेवल।
कहीं कहीं पर आपको सी लेवल के रिस्पेक्ट में पूछेगा, कहीं कहीं पर ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में पूछेगा। तो मैंने दोनों चीज़ लिख दिया है। मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर आपकी कोई बॉल है, तो ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर है ना बॉल, मान लो ये हाइट है h हाइट पर है। तो ये जो बॉल है ये भले यहाँ पर आपकी रेस्ट पे रखी हो, मान लो कहीं पे रखी हुई है, ऐसे हवा में तो रुकेगी नहीं, तो मान लो कहीं पे बॉल रखी हुई है, तो भले ये बॉल आपकी रेस्ट पर है, लेकिन इस बॉल के पास बेटा एक एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है? काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जितनी आपके पास एनर्जी होगी उतना ही आप काम कर पाओगे, यानी एनर्जी और वर्क डन एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना? एनर्जी क्या है? काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और जितनी आपके पास एनर्जी होगी आप उतना ही काम करोगे। यानी अगर न्यूमेरिकल वे में देखें या प्रैक्टिकल वे में देखें तो जितना आपका वर्क डन होगा उतनी ही आपके पास एनर्जी भी होगी। और इत्तेफाक की बात देखो, अगर दोनों चीज़ें सेम हैं तो दोनों की यूनिट भी सेम होगी। यानी एनर्जी की यूनिट भी एसआई यूनिट एनर्जी की भी जूल होती है, जैसे वर्क डन की एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं आप GPE। इसका सिंपल से फॉर्मूला होता है मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। ये ध्यान रखना, क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा ही था। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कब होती है? जब वो ग्राउंड लेवल या सी लेवल से किसी हाइट पर रखी हुई हो और वो रेस्ट पे हो, तब उसके पास क्या होती है? ग्रेविटेशनल प्लस पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए अच्छे से? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक चीज़ समझना, सबसे मेन कंडीशन है, मैं फिर से बता देता हूँ, आप मेरी बात को ना पकड़ लो। मेन कंडीशन है कि वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर होनी चाहिए, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ज़रूरी नहीं कि वो रेस्ट पे हो, रेस्ट पे है तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड से कुछ हाइट पर ये मूव भी कर रही होती, यानी चल भी रही होती, तो भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती। तो पोटेंशियल एनर्जी होने की किसी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है समझो। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में तब होगी जब वो बॉडी मूव कर रही हो। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv²। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, आप कहोगे सर ना तो फोर्स पर, ना तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ना तो फोर्स आ रहा है ना तो टाइम आ रहा है, इलास्टिसिटी की तो बात ही अलग है, हमको मतलब ही नहीं पता, और नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो सर ABC तीनों आंसर सही है। आप यही कहोगे ना कि यहाँ पर फोर्स भी नहीं है, यहाँ पर टाइम भी नहीं है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी तो हमको पता ही नहीं है। तो सर यहाँ पे तीनों आंसर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन तीनों फैक्टर से इंडिपेंडेंट है। यानी काइनेटिक एनर्जी इन तीनों पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, रुको सब्र करो। न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से, ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ तो जानते हैं सभी, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से जो हमें फोर्स की एक्सप्रेशन मिली है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और यहाँ से अगर आप मास निकालोगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप मास निकालोगे तो हो जाएगा फोर्स अपॉन में एक्सीलरेशन। ठीक है, v होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी कह लो या अगर स्केलर क्वांटिटी में कहना चाहते हो तो स्पीड कह लो, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब दोनों वैल्यू को ऊपर रख दो तो के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में मास की जगह पे फोर्स अपॉन में एक्सीलरेशन हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तकरीबन सेम चीज़ है। जब आपको इसके पर्टिकुलर फॉर्मूले देगा ना तब इसके एक्चुअल मीनिंग को अप्लाई करना। ऑल्दो आपको शायद यहाँ काम भी ना है, लेकिन कहीं फंसा भी सकता है।
वो बस एग्जामिनर देखेगा कि आपको इन दोनों का मतलब पता है कि नहीं, वरना जहाँ जहाँ मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, कहीं पे डिस्टेंस बोल रहा हूँ, तो ये समझ जाना कि दूरी की बात हुई है, तो इसमें इतना सोचने वाली बात है नहीं। समझ रहे हो ना अच्छे से? ओके। तो देखो, अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में फोर्स भी आ गया और टाइम भी आ गया। डिस्टेंस की तो बात हुई नहीं थी, टाइम भी आ गया। यानी इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करती है? इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी का मतलब जानते हो कि नहीं? मतलब भी समझ लो। यानी अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो उस फोर्स लगाने की वजह से आपकी बॉडी थोड़ा बहुत अपना शेप और साइज़ चेंज करेगी, तो वो कितनी तेज़ी से अपने शेप और साइज़ को रिगेन कर लेती है, यानी फिर से वही शेप और साइज़ में आ जाती है। उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। मिसाल के तौर पे आपने एक बालू का घर बनाया और उस पर अपने हाथ से फोर्स लगा दिया, तो बालू का घर तो थोड़ा सा पिचक जाएगा ना, या क्या पता टूट ही जाए। तो क्या फिर से वो बालू का घर अपने आप बन सकता है? यानी अपने शेप और साइज़ को फिर से रिगेन कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, जाहिर सी बात है, इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने एक रबर लिया, उस रबर को ऐसे खींच दिया और छोड़ दिया, तो फटाक से फिर वो क्या करेगा, जितना बड़ा पहले था फिर से अपना शेप और साइज़ रिगेन कर लेगा। तो यानी जो रबर बैंड है वो तो इलास्टिक है, लेकिन बालू का घर इलास्टिक नहीं है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप इलास्टिसिटी का मतलब समझ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, पावर एफिशिएंसी ऑफ अ पंप। पावर एफिशिएंसी पंप की क्या होती है? देखो बेटा, एफिशिएंसी का मतलब ये है, सीधा सीधा है कि आप कितना आउटपुट दे रहे हो अपॉन में आप पर कितना इन्वेस्ट किया गया था। आपकी एफिशिएंसी क्या है? अगर आप घर वाले, आपके माता पिता अगर आपकी एफिशिएंसी पता करना चाह लें तो वो क्या करेंगे? आप उनको कितना आउटपुट दे रहे हो, यानी क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, अपॉन में उन्होंने आप पे कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितना पैसा लगाया था। या अगर सीधा सीधा समझूं, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिज़नेस की एफिशिएंसी क्या है? आपके पिताजी ने आप पर 1 लाख रुपया लगाया और आपने पलट के 50,000 रुपया क्या किया, आउटपुट दिया, तो वो फ़ायदे में है या घाटे में है? जाहिर सी बात है घाटे में है। समझ रहे हो? आपके पिताजी ने आप पे 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है ना, और आपने उनको 1.5 लाख दिया पलट के, तो वो फ़ायदे में रहेंगे। यानी कितना आउटपुट दे रहे हो अपॉन में आप पे कितना इनपुट हुआ था, इस चीज़ को कहते हैं एफिशिएंसी। और यहाँ पे पावर के टर्म में बात कर लिया है। पावर देख लो बेसिकली क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। यानी काम करने के रेट को, काम कितनी स्पीड से हो रहा है, काम किस रेट से हो रहा है, उस चीज़ को आप पावर कहते हो। एफिशिएंसी की बात भी तो अभी बताया था कि आउटपुट अपॉन में इनपुट, तो यानी पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। समझ रहे हो ना? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? काम करने की क्षमता को, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, द टू बेसिक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर। अब देखो, अगर कोई बॉडी, देखो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको सीधा सीधा। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? ये आपका ग्राउंड लेवल या सी लेवल है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई रोड बनी हुई है ऐसे, ठीक है, और इस रोड पर बाईसाइकिल चल रही है, ठीक है ना। तो ये बाईसाइकिल के पास दो तरीके की एनर्जी है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, और ये एक आगे चल भी तो रही है ना। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी इस बाईसाइकिल चलाने वाले के पास इस वक्त दो एनर्जी है। बाईसाइकिल मैंने नहीं बनाई है, समझ जाना, ठीक है। यानी इस बाईसाइकिल चलाने वाले के पास दो एनर्जी है। एक तो काइनेटिक एनर्जी है इसके मोशन की वजह से, और ग्राउंड से कुछ हाइट पे होने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस बंदे के पास मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इज़ बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है।
यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली सम होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द टू बेसिक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर, मैकेनिकल एनर्जी के दो बेसिक फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PE एंड KE। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम KE इज एक्सट्रीम एट। देखो ऑसिलेटिंग पेंडुलम की थोड़ा सा चीज़ समझ लो होता क्या है। ठीक है, समझो बेटा, बहुत मज़ा आएगा। ऑसिलेटिंग पेंडुलम बेसिकली इसको कहते हैं, अगर आपके घर में ये वाली घड़ी होगी तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ये बॉब है, ये एक बार इधर जाता है फिर वापस आता है, एक बार इधर जाता है फिर वापस आता है, इसको वन ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार ये बॉब यहाँ पे रहेगा, फिर ऐसे जाते 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 मान लो इस पॉइंट तक गया ऐसे करके, ठीक है, फिर वापस आएगा। तो इसको कहते हैं मीन पोजीशन, जब ये बीच में रहता है, और इस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। और ऐसे करके यहाँ इधर भी जाता है फिर इधर भी आता है। ठीक है ना, अब देखो ये है इसका बेसिकली ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो देखो जब बॉडी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है ना, तो वो कुछ देखो यहाँ से कुछ हाइट पर है, हाइट मान लो h है। तो अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वो एक टाइम के बाद जाके इधर जाके यानी ऐसे जाके रुक जाती है। यहाँ पे थी, इधर जाएगी ना तो यहाँ पे ये रुक जाएगी। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी के पास सिर्फ एक तरीके की एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अरे भैया, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका जो ये मेटल बॉब है, इसको बॉब कहते हैं, लिख लो चाहो क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, BOB बॉब, मेटल बॉब। जब आपका बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक ही गया है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में तब होती है जब वो मोशन में होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वो मोशन में ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, और जो मेन पोजीशन है यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है बताओ, क्योंकि ये ग्राउंड से कुछ हाइट ही नहीं है, इसकी हाइट ही ज़ीरो है। जब हाइट ज़ीरो है तो इस यहाँ पर मेन पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, अब देखो वही नीचे लिखा है, इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम डैश एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी एनर्जी की बात ही नहीं है बेटा, एक्सट्रीम पर सिर्फ एक एनर्जी होती है, वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया था। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट विदाउट इट बीइंग यूज्ड एनीवेयर, सच एन एनर्जी इज कॉल्ड। कह रहा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी, समझो मेरी बात, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी ऐसे ही बाहर आ जाती है, उसका कोई पर्टिकुलर काम नहीं होता है, तो ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं। तो ऐसी एनर्जी के लिए सिंपल से टर्म है डेसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल देखना, आपने पटाखे को जलाया यानी आपने उसको केमिकल एनर्जी दी, केमिकल एनर्जी उसमें हुई अंदर। ठीक है, अब देखो पटाखे का काम क्या है, समझो पटाखे का काम है ऊपर जाके हमको लाइट देना। पटाखे का काम क्या है, ऊपर जाके हमको लाइट देना। या अच्छा इसको ना समझो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पटाखे का काम तो है कि तेज़ से बजना और हमको रोशनी और हमको खुशी हो। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई डिवाइस बनाया। ठीक है, कुछ डिवाइस बनाया। ठीक है, आप डिवाइस ऐसा चाहते थे कि आप केमिकल एनर्जी उसको दो और वो कन्वर्ट हो जाए लाइट एनर्जी में। आप उसको केमिकल एनर्जी दो और वो कन्वर्ट हो जाए लाइट एनर्जी में। आपने ऐसा डिवाइस बना तो लिया, लेकिन बस आपने ध्यान ये दिया कि सर हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट तो करना चाहते थे, हमने कन्वर्ट भी कर लिया, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही है। तो ये जो आवाज़ है, आवाज़ का मतलब साउंड, यानी साउंड एनर्जी। तो ये साउंड एनर्जी जो है, ये जो साउंड एनर्जी है,
जिसका पर्पस नहीं था कुछ इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन वो बस कहीं से थोड़ी सी निकल के आ गई। तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? डेसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस सीधा सीधा ये एग्जांपल समझ लो। अगर पटाखे वाले एग्जांपल में भी यही चीज़ है, लेकिन वहाँ तो कुछ बच्चे कहते सर पटाखे का काम तो रोशनी और आवाज़ करना है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं नहीं बता सकता था। इस वजह से मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आपने एक डिवाइस बनाया, आप चाहते थे केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही थी। ये तो थोड़ी बहुत आवाज़ है ना, यानी साउंड एनर्जी, ये एज अ वेस्ट निकल गई है, यानी इसका कोई पर्पस नहीं है, तो इसी को आप कहोगे डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, थर्ड देखो, लिखा है ड्यूरिंग फ्री फॉल द टोटल एनर्जी एट 3/4 द हाइट इज। अब देखो, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। ऐसे मान लो यहाँ से कोई बॉडी गिर रही है और यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पर बात करते हैं, एक यहाँ पर बात करते हैं, और एक बॉडी के यहाँ पर बात करते हैं। तो इस पोजीशन पर बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, या कह दो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। इस पोजीशन पे बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये जस्ट लड़ने के पहले का दृश्य है, यहाँ पे बॉडी लड़ी नहीं है अभी, ठीक है, यानी ज़मीन से टकराई नहीं है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉरी माफ़ करिएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ होगी बॉडी के पास, यानी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो? इस मोमेंट पर बॉडी के पास दो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, हैरानी तो नहीं होनी चाहिए अगर पढ़ा है आपने तो, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इन तीनों पॉइंट पर, यानी फेज़ ए, फेज़ बी और फेज़ 3 पर जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की, वो इक्वल रहेगी। यानी पॉइंट ए पर जो एनर्जी होगी वही पॉइंट बी पर भी होगी। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों की, और पॉइंट सी पर भी उतनी ही एनर्जी होगी, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक सिंपल सा रूल है, ठीक है। यानी टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। पॉइंट ए पर भी देख लो, पॉइंट बी पर भी देख लो, पॉइंट सी पर भी देख लो, ठीक है ना। समझ गए अच्छे से? ओके, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बताया डायग्राम के थ्रू, इसके मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ पूछा गया था बेटा कि ड्यूरिंग फ्री फॉल द टोटल एनर्जी एट 3/4 द हाइट इज। अब देखो वही चीज़ आपको कंफ्यूज कर रहा था कि टोटल एनर्जी, चाहे टोटल एनर्जी पूछता, चाहिए किसी भी हाइट पर पूछ लेता ये, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। क्या होता है? पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है। अगर एकदम ऊपर की पोजीशन को देखोगे तो वहाँ पर काइनेटिक जीरो होती है, पोटेंशियल कुछ होता है मैक्सिमम। मिड वाली पे देखोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल का सम होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। अगर सबसे नीचे वाली पोजीशन पे देखोगे, जो मैंने अभी आपको बताया, वहाँ काइनेटिक एनर्जी कुछ होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, ठीक है। यानी लगातार अगर आप सीधा सीधा कहोगे तो आपकी टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन अ वॉशिंग मशीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। वॉशिंग मशीन तो देखा होगा आपके घर में होगी भी। कह रहा है उसमें कौन सी एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जाहिर सी बात है आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है? देखो सिंपल सा आंसर है, मैकेनिकल होता है और प्लस काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी होता है। यानी मैकेनिकल तो अंदर होता ही है ना, मैकेनिकल में तो समझ रहे हो ना, अरे अंदर जितने भी आपकी मशीनरी पार्ट है वो चलते हैं, तो उसमें काइनेटिक भी होगी, उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। और प्लस रोटेशनल एनर्जी, जिस आपके बड़े वाले प्लास्टिक के जो होता है बीच में, उसके अंदर जब आप पानी डालते हो और कपड़ा डालते हो और आपका वॉशिंग मशीन पाउडर डालते हो, वॉशिंग पाउडर, तो वो क्या करता है? वो रोटेट करने लगता है ना। यानी बेसिकली उसमें क्या है? मैकेनिकल है और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी माफ़ करिएगा, काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी, वो रोटेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये जो बच्चा ना भी जानता होगा वो भी कर लेगा, जिसके हम वॉशिंग मशीन है, या जो वॉशिंग मशीन के बारे में जिसने सुना हो कि वो रोटेट करती है, तो मैकेनिकल काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी होगी, ठीक है।
नेक्स्ट वाला देखिए 15 लिखा है व्हेन कैम्फर सब्लाइम्स। अब देखो अगर आपको इस सब्लाइम्स का मीनिंग नहीं पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। मैं बता देता हूँ क्या होता है। सब्लाइम्स बेसिकली बना है सब्लिमेशन वर्ड से। किससे बना है? सब्लिमेशन वर्ड से। सब्लिमेशन बेटा बेसिकली इंटर कन्वर्जन को कहते हैं। अगर आप किसी सब्सटेंस को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हो। अब देखो सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस जाता है। हमारा जो प्रोसीजर चलता है कन्वर्जन का कि सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ लो पहले। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, यही तो चलता है ना। शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा समझना। सॉलिड से लिक्विड जाता है तो वो मेल्टिंग कहलाता है, एम फॉर मेल्टिंग। लिक्विड से गैस जाता है तो वो वेपराइजेशन कहलाता है या इवेपोरेशन कह लो, ठीक है। गैस से लिक्विड जाता है तो वो कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड जाता है तो वो फ्रीजिंग कहलाता है। लेकिन अगर सॉलिड से लिक्विड, अरे सॉरी माफ़ करिएगा, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस हम कन्वर्ट कर रहे हैं बगैर लिक्विड में जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। समझ गए ना? अब जब समझ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। लिखा है व्हेन कैम्फर सब्लाइम्स। जब कैम्फर सब्लाइम्स करता है तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, इट सिंपली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट विदाउट अटेनिंग द लिक्विड स्टेट। वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बगैर लिक्विड स्टेट को अटेन किए। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से ओके।